Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the third lecture of climate change. And in this lecture, we are going to talk about the different layers of the atmosphere. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, here are the different layers of the atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere and the thermosphere. सो गाइस अभी बात करते हैं डायurnal टेम्परेचर के बारे में, which is basically the difference in the temperature of the day and the night of a given area. सो गाइस दिन में जब सन ओवरहेड होता है उस टाइम अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रात में जब सन ओवरहेड नहीं होता तब भी अर्थ का टेम्परेचर उतना कम नहीं होता जितना उसे एक्चुअल में होना चाहिए. तो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ के पास है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कुछ ग्रीन हाउस गैसेज जो कि उन रेडिएशंस को खुद से पेनिट्रेट होने देती हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उन रेडिएशंस को खुद से पेनिट्रेट नहीं होने देती जिनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है. तो गाइस दिन में जब सोलर रेडिएशंस हमारे अर्थ के सरफेस पर आने की कोशिश करती हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर उन्हें अलाउ कर देता है क्योंकि उन रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है. लेकिन गाइस दिन में जब ये सोलर रेडिएशंस हमारी अर्थ के सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और रात में जब सन ओवरहेड नहीं होता तो अर्थ का सरफेस इन रेडिएशंस को एमिट करना शुरू करता है जिन्हें टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस का नाम दे दिया जाता है. लेकिन गाइस आपको पता होगा अगर किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करके रिलीज किया जाए तो कुछ ना कुछ वहाँ पर एनर्जी लॉस ज़रूर हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि सोलर रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है. इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर इन रेडिएशंस को अपने आप से पेनिट्रेट नहीं होने देता, जिसकी वजह से टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रात को हमारे एटमॉस्फेयर में कैप्चर हो जाती हैं और हमारी अर्थ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम नहीं हो पाता जितना उसे एक्चुअल में होना चाहिए. तो गाइस अगर हम लोग बात करें डेजर्ट एरियाज़ की जहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि ना तो वहाँ पर व्हीकल्स होते हैं ना ही इंडस्ट्रीज होती हैं, इसकी वजह से गाइस होता क्या है कि डायurnal टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है हमारे डेजर्ट एरियाज़ में. मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जो दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं लेकिन रात उतनी ही ठंडी होती है. लेकिन गाइस अगर हम लोग बात करें दिल्ली जैसे एरिया की जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होती है जिसकी वजह से जो ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है वो कैप्चर हो जाती हैं और हमारी अर्थ का डायurnal टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है. तो गाइस आपको याद रखना है जिन एरियाज़ में ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कम होती है वहाँ पर डायurnal टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन ज़्यादा होती है वहाँ पर डायurnal टेम्परेचर की वैल्यू कम हो जाती है. सो गाइस हमने क्या पढ़ा, डायurnal टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द डे एंड द नाइट ऑफ अ गिवन एरिया. सो गाइस अगर हम लोग बात करें मून एंड मरकरी की जहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है गाइस, वहाँ पर कोई व्हीकल्स नहीं है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं एमिट होती. इसकी वजह से मून एंड मरकरी का डायurnal टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अर्थ. सो गाइस अभी बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में. सो गाइस जिस भी लैटिट्यूड पर हमारी सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली फॉल करती हैं उसे बोला जाता है थर्मल इक्वेटर. तो गाइस आपको पता होगा अर्थ 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन. अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो गाइस प्लीज़ आप जियोमॉर्फोलॉजी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो अप कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो गाइस अभी बात करते हैं कि जिस भी लैटिट्यूड पर हमारी सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली फॉल करने वाली है उसे बोला जाता है थर्मल इक्वेटर. एंड जो नॉर्मल इक्वेटर होता है हमारी अर्थ का उसे क्या बोला जाता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड. तो गाइस साल में 4 कंडीशंस होती हैं. 2 बार तो ऐसी कंडीशन होती है जब 0 डिग्री लैटिट्यूड पर सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली फॉल करती हैं जिसे इक्विनॉक्स का नाम दे दिया जाता है, जब जो हमारा इक्वेटर ऑफ द अर्थ होता है वो ही थर्मल इक्वेटर बन जाता है. तो गाइस ये होता है एक मार्च के मंथ में एंड दूसरा सितंबर के मंथ में, जब जो लेंथ ऑफ द डे है वो इक्वल हो जाती है लेंथ ऑफ द नाइट के, जिसकी वजह से इसे इक्विनॉक्स का नाम दे दिया जाता है. तो गाइस जो भी हम लोग इक्विनॉक्स या फिर सोल्स्टिस देखते हैं ये विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखते हैं क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द लैंड है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही प्रेजेंट है. तो गाइस अभी बात करते हैं कि मार्च में क्या होता है, स्प्रिंग होता है, इसीलिए उसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स का नाम दे दिया जाता है. लेकिन सितंबर में क्या होता है, ऑटम सीजन,
जिसकी वजह से उसे ऑटम इक्विनॉक्स का नाम दे दिया जाता है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं, जब सोलर रेडिएशंस 23.5 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो बन जाता है थर्मल इक्वेटर, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है एंड इसे समर सॉल्स्टिटाइस का नाम दे दिया जाता है। सो गाइस नियर टू 21 जून हम लोग समर सॉल्स्टिटाइस फील कर पाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो लेंथ ऑफ द डे होती है वो सबसे ज़्यादा होती है अगर हम लोग पूरे साल के दिन की लेंथ से कंपेयर करें। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर जो लेंथ ऑफ द डे है वो सबसे ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, जो रात है वो सबसे ज़्यादा छोटी हो जाती है। उसके बाद अगर सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर फॉल कर रही हैं, दैट इज ऑन द 23.5 डिग्री साउथ, तो होता क्या है कि तब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो बन जाता है थर्मल इक्वेटर, जिसे विंटर सॉल्स्टिटाइस का नाम दे दिया जाता है, जब रात सबसे लंबी होती है और दिन सबसे छोटा हो जाता है। तो गाइस विंटर सॉल्स्टिटाइस कब होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, दैट इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड 22 एंड 23 दिसंबर के आसपास हमें विंटर सॉल्स्टिटाइस देखने को मिल जाता है। सो गाइस हमने क्या देखा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है, मार्च के मंथ में। सितंबर में क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स। जून में क्या होता है गाइस, समर सॉल्स्टिटाइस। एंड दिसंबर में क्या होता है, विंटर सॉल्स्टिटाइस। सो गाइस आपको याद रखना है कि जो समर सॉल्स्टिटाइस होता है उस टाइम जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो थर्मल इक्वेटर होता है, लेकिन जब विंटर सॉल्स्टिटाइस होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या बन जाता है, थर्मल इक्वेटर। सो गाइस अभी बात करते हैं लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक्सटेंडेड है फ्रॉम 0 to 14.5 किलोमीटर्स। सो गाइस होता क्या है कि इक्वेटर पर ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पोल्स। इसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रोपोस्फेयर है दैट इज द लोअर मोस्ट लेयर, एंड आपको पता है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, एट द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से हमें क्या पता चला कि ट्रोपोस्फेयर में मैक्सिमम वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होने वाला है। तो गाइस होता क्या है कि जो भी हमारे हाउसेस बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रैकल्स आ जाते हैं हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर में, जिसकी वजह से इसे हम लोग फ्रिक्शन लेयर का नाम दे देते हैं। एंड गाइस आपको याद रखना है, अगर कोई भी एयरप्लेन वगैरह होता है वो कभी भी ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई नहीं करता, क्योंकि इसे फ्रिक्शन लेयर का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंस होती है, कभी कोई बिल्डिंग आ जाती है बीच में तो कभी कोई माउंटेन भी बीच में आ जाता है। सो गाइस और आपको क्या याद रखना है कि जितने भी क्लाइमेटिक फिनोमिनन्स होते हैं, चाहे वो इंसुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रेनफॉल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह की प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड है, सारे के सारे फिनोमिनन्स हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। सो गाइस उसके बाद आपको याद रखना है कि ट्रोपोस्फेयर में होता क्या है, एक तो ये फ्रिक्शन लेयर होती है, दूसरा विद इंक्रीज इन हाइट जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट का नाम भी दे दिया जाता है। सो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं, एंड जो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा था वो भी हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर के कारण ही होता है। सो गाइस हमने क्या देखा कि जो वेट है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर का वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फेयर में। एंड गाइस आपको याद रखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, सी लेवल पर, एंड वहाँ पर भी कौन सी लेयर प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फेयर। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो ये लेयर है इसे टर्बुलेंस लेयर क्यों बोला जाता है, इसे फ्रिक्शन लेयर क्यों बोला जाता है। सो गाइस आपको पता है कि लैंड बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है, उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जो विंड्स हैं वो बेसिकली कभी तो लैंड से सी की तरफ जाती हैं तो कभी सी से लैंड की तरफ आ जाती हैं। एंड आपको लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है गाइस तो आप मेरी जियोमॉर्फोलॉजी लेक्चर सीरीज को फॉलो अप कर सकते हैं। सो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जो भी हमारे फ्यूल्स वगैरह की कंबशन होती है, कोल, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रीज जो भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करती हैं वो सारी की सारी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं इनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाती एंड ये हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही रह जाती हैं। एंड गाइस जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर होता है उसे बोला जाता है ट्रोपोपॉज, जो बेसिकली इन रेडिएशंस को, इन गैसेस को ऊपर नहीं जाने देता। एंड गाइस आपको याद रखना है जो मैक्सिमम वाटर वेपर्स होते हैं वो हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं।
तो गैस हमने डायर्नल टेम्परेचर वाली स्लाइड में देखा था कि कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि दिन में सोलर रेडिएशंस हमारी अर्थ के सरफेस तक आ पाती है हमारे एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट होते हुए, लेकिन रात को जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही कैप्चर हो जाती हैं, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये बेसिकली इन्हें एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू द सोलर रेडिएशंस। तो गाइस ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम कहाँ से आया? सो गाइस होता क्या है कि जो हमारे हाई लैटिट्यूड एरियाज होते हैं जैसे कि पोल्स के नियर बाय, तो वहाँ पर क्या होता है सोलर रेडिएशन अच्छे से नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत अच्छी वेजिटेशन भी नहीं होती। तो वहाँ पर किया क्या जाता है, ग्लास हाउसेस बना दिए जाते हैं, उनमें हमारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं सो दैट अगर एक सोलर रेडिएशन हमारे उस ग्लास हाउस में एक बार आ जाती है तो वो उससे बाहर नहीं जाने देती। तो इसे ही बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड ऐसा ही कुछ काम कौन करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, SF6 एंड बहुत तरह के हमारे हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो गाइज अभी हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पता चल गया कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट होती हैं जो सोलर रेडिएशंस को खुद से पेनिट्रेट होते हुए हमारे अर्थ के सरफेस तक आने देती हैं, लेकिन रात को जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं उन्हें हमारे अर्थ के सरफेस से बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का रात का टेम्परेचर उतना कम नहीं हो पाता जितना उसे एक्चुअल में होना चाहिए। सो गाइस अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने अपनी कार को धूप में पार्क कर दिया है, तो गाइस जब आप कुछ टाइम के बाद अपनी कार में एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। सो गाइस ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सोलर रेडिएशंस थी वो हमारी कार के अंदर पेनिट्रेट हो गई, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट थी, ग्लास विंडोज। लेकिन उन ग्लास विंडोज ने उन सोलर रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने दिया एंड इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी कार थी वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो इससे क्या हुआ था गाइस, जो भी हमारी ग्लास विंडो से सोलर रेडिएशंस अंदर की तरफ आ रही थी वो बेसिकली हमारी सीट्स एंड कार की अंदर वाली एसेसरीज में क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी। लेकिन जब वो दोबारा से एमिट हो रही थी तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी, जिसकी वजह से वो हमारी ग्लास विंडोज से बाहर नहीं जा पाती और हमारी कार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। सो गाइज अभी आपको पता चल चुका है कि हमारी अर्थ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट किस लिए होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि किन से रिलीज होती हैं, व्हीकल्स से एंड इंडस्ट्रीज से। सो गाइज अभी आपको ये भी मैंने बता दिया था कि जो मैक्सिमम वाटर वेपर्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में, जिसकी वजह से जो भी हमारे क्लाउड्स बनते हैं, प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स बनते हैं, वो बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद गाइज आपको और क्या याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेज कहाँ कहाँ से रिलीज होती हैं। एंड गाइज हमें पता है कि जो ओजोन लेयर होती है ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन गाइस एक्चुअल में होता क्या है कि जो ओजोन लेयर है ये कुछ अमाउंट हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही भी प्रेजेंट होती है। क्योंकि गाइस होता क्या है कि जो ओजोन लेयर होती है अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो गुड ओजोन है, लेकिन अगर वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, जिसकी वजह से हम लोग जो भी ओजोन ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है उसे बैड ओजोन का नाम दे देते हैं। एंड गाइस आपको याद रखना है कि जो भी ओजोन प्रेजेंट होती है इसकी थिकनेस किस यूनिट में मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट में। सो गाइस पहले हमने देखा था कि टर्बुलेंस एक तो इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारी लैंड है वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है, उतनी ही जल्दी ठंडी होती है, लेकिन वाटर बॉडीज बहुत ही धीरे धीरे गर्म होती हैं और उतनी ही धीरे धीरे वो ठंडी होती हैं। लेकिन गाइस और क्या होता है कि जो हमारी लैंड है अगर वो गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर वाली एयर भी गर्म हो जाती है जो धीरे धीरे ऊपर राइज करना शुरू करती है, एंड ऊपर से जो ठंडी वाली हवा होती है वो नीचे की तरफ आना शुरू करती है। इसकी वजह से क्या होता है गाइस, वर्टिकल टर्बुलेंस आ जाती है, लेकिन अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड के कारण क्या हो रही थी, हॉरिजॉन्टल टर्बुलेंस। सो गाइस आपको याद रखना है इसे फ्रिक्शन लेयर क्यों बोला जाता है। एक तो इसमें टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती है, वर्टिकल भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग्स एंड हमारे माउंटेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी ट्रोपोस्फियर लेयर में। सो गाइज जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट, या फिर इसे एनवायरमेंटल लैप्स रेट का नाम भी दे दिया जाता है।
सो गाइस अगर हम लोग 6.5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो नियरली 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। मतलब क्या हुआ, फॉल इन 1 डिग्री टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन 6.5 किलोमीटर ऑफ हाइट। मतलब अगर 6.5 किलोमीटर हाइट हम लोग ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल हो जाने वाला है, जिसे हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट का नाम दे देते हैं। सो गाइस आपको याद रखना है कि नॉर्मल लैप्स रेट कहाँ पर होता है, ट्रोपोस्फेयर में। एंड आपको ये भी याद रखना है कि 6.5 किलोमीटर हाइट के साथ 1 डिग्री टेम्परेचर फॉल हो जाता है। एंड गाइस आपको ये याद रखना है कि ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग हीट सोर्स से दूर जाते हैं तो होता क्या है गाइस, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर गाइस जो हीट सोर्स है वो क्या है, हमारी अर्थ का सरफेस। सो गाइस अगर आप किसी भी पतीले में पानी गर्म कर रहे हैं तो अगर आप उसके पास में हाथ रखते हैं तो आपको ज़्यादा गर्म फील होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको कम टेम्परेचर फील होता है। और ऐसा ही कुछ हमारी ट्रोपोस्फेयर में भी हो जाता है। सो गाइस होता क्या है कि जो टेम्परेचर है वो बेसिकली डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एंड हम लोग अपर मोस्ट पार्ट में पहुंच जाएंगे ट्रोपोस्फेयर के, तो वहां पर हमें मिनिमम टेम्परेचर मिलने वाला है, जिसे हम लोग ट्रोपोपॉज का नाम दे देते हैं। सो गाइस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या शुरू होगी, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होगी। तो गाइस बेसिकली वो हमारा क्या बन जाता है, वहां पर एक ट्रांजिशनल जोन बन जाता है, जिसकी वजह से जो भी वाटर वेपर्स हैं, हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो उस ट्रोपोपॉज को पार करते हुए स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं जा पाती, जिसकी वजह से जो भी प्रेसिपिटेटिंग क्लाउड्स बनते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही बन जाते हैं। सो गाइस उसके बाद आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रोपोस्फेयर की मैक्सिमम हाइट होती है एट द इक्वेटर्स एंड मिनिमम एट द पोल्स। सो गाइस होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। एंड आपको पता है कि इक्वेटर पर जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पोल्स, जिसकी वजह से इक्वेटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है एज कम्पेयर टू द पोल्स, जिसकी वजह से इक्वेटर पर गाइस क्या होता है कि गैसेस आसानी से एक्सपैंड कर पाती हैं, लेकिन पोल्स पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, जिसकी वजह से इक्वेटर पर हमारे ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पोल्स। सो गाइस अगर हम लोग इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर नियरली 18 किलोमीटर तक होता है, जबकि पोल्स पर अगर हम लोग जाएं तो सिर्फ 8 to 10 किलोमीटर हाइट तक ही हमें ट्रोपोस्फियर मिलता है। So guys, that's all for today, and in the next lecture we will be talking about the stratosphere, mesosphere and the thermosphere. So guys, if you enjoyed the video then do like, share and subscribe. Thank you so much.